हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों आज है डे 12 और मैं लेके आ गया हूं जीके का सॉल्यूशन। इस वीडियो में आप देखेंगे आज जो सेट हुआ था आपका 12वां दिन का, इसमें जितने भी जीके और जीएस के प्रश्न आपको मिले होंगे उन सबका सॉल्यूशन डिटेल में देखेंगे। डिटेल में सॉल्यूशन का मतलब आपको प्रश्नों के साथ साथ उनके बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं वो भी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कल जो सेट आपका होगा उसमें हो सकता है कि यहां से जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स दे रहा हूं उससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ऐसा होता रहता है। ठीक है, तो आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखने ही होंगे और बीच बीच में मैं आपसे प्रश्न पूछते रहता हूं, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत सारे लोगों का रोज जवाब आता है, जो भी मैं प्रश्न पूछता हूं उसको वो लोग या तो सर्च करके या फिर याद होता है तो बताते हैं। मुझे इससे काफी खुशी होती है कि हाँ, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और काफी ज्यादा सिंसियर हैं पढ़ाई को लेकर के। तो ऐसे ही सिंसियरिटी दिखाते रहिए, आंसर देते रहिए कमेंट सेक्शन में। कुछ लोगों का नाम मुझे याद हो चुका है, आज मैंने क्लास में लिया भी था कि ये लोग कमेंट रोज करते हैं, तो काफी अच्छा फील होता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा कहता है कि मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जा सकती है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। महंगाई से सीधा मतलब है कि आपके पैकेट में जो पैसा है उस पैसे का यदि वैल्यू कम होते जाए, वैल्यू कम होते जाए, मान ले आज से 2-3 साल पहले यदि आपके पास 100 रुपया होता था तो आप आराम से दशहरा का मेला घूम लेते थे। 100 रुपया लेके जाते थे, 20 रुपए का चाट, 10 रुपए का पकौड़ी, 10 रुपए का आइसक्रीम, ऐसे करके 100 रुपया में आराम से आप खा पी लेते थे। लेकिन आज आपके पास वही 500 रुपया होता है, तब आप जाते हैं मेला घूमने। अब जो चाट उस समय 10 रुपया का मिलता था वही चाट अब 100 रुपया का मिलने लगा है। ठीक है, तो इस तरह से महंगाई बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। तो नियंत्रित करने का एक ही उपाय है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है इसमें कमी कर दीजिए। ठीक है, लोक व्यय में आप कमी कर दीजिए तो मुद्रास्फीति में कमी की जा सकती है। इसके लिए समय समय पे आरबीआई जो है ये मौद्रिक पॉलिसी लॉन्च करता है। मौद्रिक पॉलिसी पहले आरबीआई 6-6 महीने पे लॉन्च करता था। पिछले 3 सालों से लगभग आरबीआई जो है हर 3 महीने मतलब क्वार्टरली मौद्रिक नीति लाता है। मौद्रिक नीति में देखा जाता है कि बैंक जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को उसका रेट क्या है। जैसे ही मार्केट में पैसा ज्यादा फ्लो होने लगता है, मतलब बैंक जब लोन ज्यादा बांटने लगते हैं तो लोगों के पैकेट में ज्यादा पैसा आने लगता है और लोगों के पैकेट में ज्यादा पैसा जैसे ही आएगा वो लोग उल जुलूल चीजों में उस पैसे को खर्च करेंगे। जैसे लड़कियों को यदि पैसा दे दो, उनके हाथ में मोबाइल रहे, वो इंस्टाग्राम से कुछ खरीद लेगी। अरे खरीदने का जगह मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, तो सब इंस्टाग्राम से भी खरीदती है और जब पैसा डूब जाता है तब रोती है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा आ गया था जिस पैसे की उनको जरूरत थी नहीं। समझ रहे हैं? तो इसी को आरबीआई गाइड करता है कि ज्यादा पैसा बाजार में जाए ही नहीं, इससे महंगाई नियंत्रित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोक व्यय में कमी कर देना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ था? प्रबोध से सीधा सीधा अर्थ है कि बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बाबू बोधगया में, जहां भी आप हो। और इसी वजह से बोधगया जो है, मतलब गया शहर जो है आपका है, ये इंटरनेशनली जुड़ा हुआ है बस इसी वजह से कि बुद्ध भगवान को ज्ञान यहाँ पे प्राप्त हुआ था। बुद्ध भगवान को ज्ञान जहां प्राप्त हुआ था जिस वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष को मतलब कटवाने का एक जाता है कि उसी ने कटवाया था शशांक ने, जो गौड़ वंश का शासक था शशांक, उसके ऊपर लांछन लगाया जाता है कि उसने वृक्ष को कटवाया था, मतलब उसको नष्ट किया था। ठीक है, अच्छा आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं कि बुद्ध ने जो अपना जो पहला उपदेश दिया था वो कहां दिया था? आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो इनमें से आपको आंसर में लिखना है कि कहां पे उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। और इससे जुड़ी हुई, बुद्ध से जुड़ी हुई तमाम चीजें आपको संडे के मैराथन क्लास में मिलेंगी। उनका जन्म, मृत्यु वगैरह वगैरह कहां हुआ, ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी? संडे के क्लास में। बढ़ते हैं आगे। स्मॉग क्या है, किसका मिश्रण होता है? देखिए स्मॉग जो होता है वो धूम्र और कोहरे का मिश्रण होता है। धूम्र और कोहरा जब आपस में मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्मॉग कहते हैं। ठीक है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? देखिए भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट प्लान, कैबिनेट मिशन जिसको कहते हैं। ये कब लागू हुआ था? 1946 में। कैबिनेट प्लान जब बना था 1946 में, तो सबसे पहले इसके एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, जो बिहार के ही थे। ठीक है, उनसे जुड़ी हुई एक फेमस कहानी है, मैं आपको संडे क्लास में बताऊंगा कि क्यों उनको, अच्छा उनका ये भी हाथ रहा है कि उन्होंने बंगाल से बिहार को अलग कराने में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि पहले बिहार 1936 तक, मतलब 1936 से पहले ये हम लोग हिस्सा थे किसके? बंगाल के, सॉरी 1911 से पहले, तो उन्होंने अलग करवाया। फिर 36 में हमसे उड़ीसा अलग हो गया, और फिर उसके बाद 2000 में आपसे झारखंड अलग हो गया। तो तमाम राज्य जब अलग हुए, उसके पहले बिहार था ही नहीं, हम लोग पूरे बंगाल के अंदर आते थे। उसके पहले भी मगध था, तो उसका तो बात छोड़ दीजिए, हम लोग अभी जीवन में चलेंगे मतलब मॉडर्न एरिया में, तो उसमें आपको देखने को मिल रहा होगा केवल बंगाल था। तो सच्चिदानंद सिन्हा का बहुत बड़ा हाथ रहा था बिहार को अलग कराने में।
और बिहार के थे। उसके 3 दिनों बाद मतलब 9 दिसंबर को एक मीटिंग हुआ जिसमें अध्यक्ष कौन हुए, सचिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर को फिर से मीटिंग हुआ किसका, कैबिनेट प्लान मिशन का, और उस दिन अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी बिहार के ही थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के पहले राष्ट्रपति भी चुने गए। तो ये तमाम जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। बढ़ते हैं आगे। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? पश्चिमी यूरोप का तापमान जो बढ़ता है उसके लिए आपका गल्फ स्ट्रीम धारा जो है जाएगा, भाई मिटेगा कैसे, अच्छा इधर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो धाराएं हैं लैब्राडोर, कैनारी, इसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कौन सी गर्म जल धारा है, कौन सी ठंडी जल धारा। जिसके लिए आप सबसे पहले ये आपको समझना होगा कि किस तरफ धारा चलेगी तो गर्म होगी, किस तरफ चलेगी तो ठंडी चलेगी। इसके लिए एक नियम है, वो नियम है शायद वेबल का, उसने बताया था कि जब दक्षिणावर्त धाराएं घूमे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं तब वो चलेंगे कैसी, गर्म, और नीचे से ऊपर की तरफ जाए तब वो चलेगी ठंडी। इस तरह के दो जलधाराएं होते हैं। जहां पर जलधाराएं आपस में मिल जाती हैं वहां पे कोहरा जैसा उत्पन्न होता है और उस जगह पे मछली पालन के लिए सबसे अप्रोप्रिएट जगह होता है। जो हमने एक दिन आपको बताया था कि उत्तरी अटलांटिक सागर में एक जगह था, क्या नाम था, डॉगर बैंक, जहां पे बहुत ज्यादा मछली पालन होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि वहां पे गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में आके मिलती हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत में नोट जारी करने की प्रणाली अपनाई जाती है। देखिए ये प्रश्न काफी ज्यादा बार पूछा जाता है, एसएससी खासकर पूछता है, मतलब टीसीएस का ये मतलब बहुत फेमस प्रश्न है कि भारत में नोट जारी करने की प्रणाली कौन सी अपनाई जाती है। इसको बोलते हैं अनुपातिक प्रत्ययी प्रणाली, सॉरी न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ठीक है। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली में क्या होता है कि जितना सोना आपके देश के पास है, ठीक है, उसके कुछ निश्चित अनुपात में ही नोट छापा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज महंगाई बढ़ गया हो छाप दो, 2-4 बोरा छाप दो, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए एक निश्चित मात्रा तय की गई है कि इतना ही हमको नोट छाप के देना है, ठीक है। उसको बोलते हैं न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। और ये गाइडलाइन कौन देता है, आरबीआई देता है, भारत सरकार नहीं देता है, आरबीआई देता है इसके लिए गाइडलाइन कि इस तरह नोट छापना है। आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि आपके देश में जो नोट छपते हैं उसमें 1 रुपए का जो नोट होता है उसमें वित्त सचिव का साइन होता है, और उसके ऊपर के जितने नोट होते हैं उन सभी नोटों पे जो आरबीआई का गवर्नर होता है उसका साइन होता है। अभी आरबीआई के जो गवर्नर है तत्कालीन, उनका नाम क्या है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि गवर्नर के साथ साथ 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, और उन डिप्टी गवर्नर्स को भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि चारों डिप्टी गवर्नर का मतलब हमेशा वो चेंज होते जाते हैं। और अक्सर हमने एग्जामों में देखा है, बैंकिंग एग्जाम में खास करके, कि डिप्टी गवर्नर से क्वेश्चन पूछता है, और बैंकिंग के एग्जाम भी कौन लेता है, टीसीएस। तो इसलिए आपको ये भी याद होना चाहिए, हो सकता है आपसे पूछ दे, ठीक है। तो डिप्टी गवर्नर कौन है ये भी आपको बताना होगा, गवर्नर कौन है ये भी बताइएगा। हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सी मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1 और उसका भार भी होता है 1 ही। तो भार जो होता है, परमाणु भार, वो बनता किससे है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों का योग जब करते हैं वो जितना निकल के आता है वही होता है परमाणु भार। तो परमाणु भार, इसमें जब हाइड्रोजन को लेते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु भार भी 1 ही होता है और परमाणु संख्या भी 1 ही। परमाणु संख्या किसको कहते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना ही परमाणु संख्या होता है। अब परमाणु भार प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये जो हाइड्रोजन होता है इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, इस कारण से इसका भार जो होता है 1 होता है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रॉन। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। काफी इजी नेम है, ये आप लोग 9-10 में जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। आप तीनों का नाम लिख के एक साथ लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, ये तीनों आप लिखेंगे। हमें उम्मीद है कि आप सबको पता होगा और लिखना चाहिए आपको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी ऊंचाई से पृथ्वी को स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है, किधर गया ऑप्शन है, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर एक स्वतंत्रतापूर्वक वस्तु गिर रही है, वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है, वेग, प्रतिरोध, गति नहीं होगा, त्वरण यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्यों होता है ऐसा, ये मिलेगा आपको संडे को। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त तो द्रव चालित ब्रेक किस किस प्रयोग के द्वारा चलते हैं, तो ये होता है आपका पास्कल का सिद्धांत। किसका सिद्धांत होता है, पास्कल का सिद्धांत। आपके घरों पे जो ये लगा होता है, कराकट लगा देते हैं छत पे, और आंधी के दिनों में देखते हैं वो कराकट उड़ जाता है। वो क्यों उड़ता है, उसके पीछे कारण काम करता है बर्नौली का सिद्धांत, ठीक है। आगे आपके सामने आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो नाव तैरती है पानी में या फिर जहाज, वो तैरती है आर्किमिडीज के सिद्धांत से। यदि आप पानी के सतह पे मच्छर का जो अंडा है उसको तैरते हुए देख रहे हैं, वो तैरता है किस वजह से, पृष्ठीय तनाव की वजह से, लेकिन जो जहाज तैर रही है वो तैरती है आर्किमिडीज के सिद्धांत की वजह से।
तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा तीनों नियम, मतलब बर्नौली का, आर्किमिडीज का, फैराडे का, ये सब मिलेगा किस दिन? संडे को। उसमें डिटेल्स में बताएंगे उसको। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने वर्ष के लिए? देखिए, राष्ट्रपति शासन अधिकतम किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो कई वो कहा कि 6 महीना में, देखिए एक बार जब अनुमोदन हुआ तो 6 महीने। अनुमोदन कौन करेगा? संसद में राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा कि हाँ लगा दीजिए, तो कहेंगे कि हाँ लगा दो तो 6 महीने अधिकतम। अब फिर उनसे एक बार लिया जाएगा परमिशन कि ए चाचा नहीं हुआ काम, तो फिर 6 महीना। तो अधिकतम कितना? 3 साल, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। उसके बाद आपको चुनाव कराना नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो 3 साल हो जाएगा अधिकतम वाला। अब ये आता है कि किस आर्टिकल के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 3 तरह के आपको मतलब देश में यदि लगाना हो शासन राष्ट्रपति का, मतलब आपातकाल लागू करना हो तो एक उपबंध होता है, फाइनेंशियल के लिए एक उपबंध होता है और राज्य के लिए एक उपबंध होता है। इन तीनों के बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आपको मैं ऑप्शन दे देता हूं कौन कौन? 352, 56 और 360। 352, 356 और 360 आपको कमेंट सेक्शन में सीधा सीधा लिखना होगा कि राज्य में लगाने के लिए कौन सा, देश के लिए कौन सा और फाइनेंशियल के लिए कौन सा। ये तीनों आप लिखेंगे। ऑप्शन यही है, इधर उधर नहीं भटकना है। देखते हैं कितने लोगों को पता है। ठीक है, तो 3 साल यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आपके लिए मैं काफी टास्क देते रहता हूं, ठीक है, इसलिए सॉल्यूशन देखना आपको जरूरी है। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता कौन थे? तो इसमें मोहम्मद अली को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। किसको गिरफ्तार किया गया था? मोहम्मद अली को। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? ये 1920 में शुरू हुआ था। आई थिंक 11 अगस्त को शुरू हुआ था। ठीक है, 11 अगस्त 1920 को। खत्म कब हुआ था? 12 मार्च 1922 को। कैसे? 4 फरवरी को हो गया चौरा चौरी कांड। कई जगह 5 फरवरी देता है, लेकिन टीसीएस ने अप्रोप्रिएट आंसर मार्क रखा है 4 फरवरी। और इसके बारे में कुछ संशोधन भी हुए। अभी गोरखपुर के आसपास का ये क्षेत्र है चौरा चौरी, तो वहां पे कुछ संग्रहालय वगैरह भी बनाया गया, तो वहां पे 4 फरवरी डेट दिया गया। तो कई लोगों को कंफ्यूजन है 4 की 5, 4 की 5। ठीक है, तो 4 आप याद रखेंगे। तो 4 फरवरी को वहां पे क्या हो गया? 1922 में 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया जेल के अंदर। मतलब एक थाना था, उसके अंदर उन लोगों को जला दिया गया। तो हुआ ऐसा कांड कि वो लोग, मतलब जो लोग जुलूस निकाल रहे थे, उनको तो अहिंसा का पालन करना था ना, लेकिन कई को होता है ऊद, बोला करे मार मार मार, पुलिस है मार। तो पुलिस क्या किया कि अंदर से ताला लगा लिया, थाना में बंद होकर अंदर से ताला लगा लिया। तो ये सब बाहर से ताला लगा दिया, मार दिया पेट्रोल छिड़क के आग। अब वो अंदर से बंद है, बाहर से बंद खिले है, पूरा थाना जल गया। तो ये हो गया कौन सा कांड? चौरा चौरी। और इसके बाद गांधी जी को जब पता लगा कि ऐसा ऐसा कांड कर दिया सब मिलजुल के, तब कहें कि अब इसको वापस लेना पड़ेगा, इसे नहीं चलेगा। तब इसको वापस ले लिया। किसको? असहयोग आंदोलन को। तो ये 12 मार्च 1922 को वापस ले लिया गया असहयोग आंदोलन। सबसे पहले गिरफ्तार कौन हुए थे? मोहम्मद अली। बढ़ते हैं आगे। मलक्का जलसंधि किसको मिलाता है? देखिए, मलक्का जलसंधि आपको मिलाता है दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर को। दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर, ये स्थित कहां है? तो ये स्थित आपको मिलेगा इंडोनेशिया और मलेशिया, उसके बीच में जो आपको जल संधि मिलेगी, मतलब रास्ता जो मिलेगा, वही है मलक्का जलसंधि। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। कहां पे? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर देश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? 46 लोगों को किया है। कितने लोगों को? 46 शिक्षकों को उन्होंने शिक्षक दिवस के अवसर पे 2022 शिक्षक दिवस का होता है 5 सितंबर को। किसका जन्मदिन था जिसके मतलब उपलक्ष्य में ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है? आप कमेंट सेक्शन में लिखा, काफी आसान नाम है। आप शिक्षक दिवस मनाते हैं तो आपको याद होना चाहिए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो जरूरी है कि आपको याद होना चाहिए। तो 46 शिक्षकों को दिया गया। 2020 में एक शिक्षक थे रंजीत सिंह डिसाले। नाम क्या था? रंजीत सिंह डिसाले। उनको शिक्षक के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिला था, उन्होंने जानते हो क्या किया था? जब आप एनसीईआरटी बुक्स देखते हैं, उसमें हर एक चैप्टर के ऊपर एक क्यूआर कोड लगा मिलता है। उस क्यूआर कोड को आप जैसे ही स्कैन करते हैं तो आपको पूरा जो चैप्टर था उसका वीडियो, उसमें जो क्रियाकलाप दिए होते हैं उसका वीडियो, वो पूरा पीडीएफ, वो सारा कुछ आपको मिल जाता है उस क्यूआर कोड से। वो दिन था किसका? रंजीत सिंह डिसाले का। अभी उनको वर्ल्ड बैंक अपने पास रखा है। ठीक है, उनको कुछ सारी जिम्मेवारियां दी गई हैं, तो वो अब इंडिया में है नहीं। सोचिए, वो प्राथमिक शिक्षक थे। तो शिक्षकों का योगदान हमारे जीवन में बहुत कुछ है। किसने विश्वविद्यालयों में छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए ई समाधान नाम का एक केंद्रीयकृत पोर्टल लॉन्च किया है? देखिए, एक ई समाधान नाम का केंद्रीयकृत पोर्टल जो है वो विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने लॉन्च किया है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं यूजीसी। जितने भी यूनिवर्सिटी होते हैं उनको मतलब अप्रूवल कौन देता है? यूजीसी देता है।
तो कई बार आपने सुना होगा कुछ विश्वविद्यालय में नाम लिखा है, डिग्री का मान्यता नहीं है। डिग्री का मान्यता इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो विश्वविद्यालय था जिसमें आपने एडमिशन लिया था उसको यूजीसी ने अप्रूवल नहीं दिया था। कई बार ऐसे ही रोड पे एक ऑफिस खोल लेता है, यूनिवर्सिटी बना देता है सीधा सीधा, लगता है लेकिन का एडमिशन ले गए, पैसा से लेकर भाग जाता है। तो वो ऐसा इसलिए करता है कि वो आप उसको चेक नहीं करते हैं। यूजीसी के साइट पे जाइएगा तो आपको इधर मगध यूनिवर्सिटी का नाम मिलेगा, तब आपको पता चलता होगा अच्छा मगध यूनिवर्सिटी इसमें लिस्टेड है, मतलब ये सही है। कई बार ऐसे ही मौलाना मजहरुल हक कुछ यूनिवर्सिटी के नाम लिख देता है, आप उसमें एडमिशन ले लेते हैं तो डिग्री फेक हो जाती है। तो इस पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो यूजीसी ने ई समाधान नाम का केंद्रीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। खबरों में रही लिंथोई चेन्नम्मम किस खेल से जुड़ी हुई है? एक नाम हम पहला बार सुने थे, खाली याद करने के लिए इसको याद किए, ये जूडो खेल से जुड़ी हुई है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ ऐसे खेल हैं जिनको हम लोग खेलने में ना देखने में किसी चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं, तो वैसे खिलाड़ियों का नाम हम कम याद कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि लिंथोई चेन्नम्मम जो है ये जूडो खेल से हैं। खबरों में क्यों रही ये हमको भी पता नहीं है, बस आप याद रखेंगे। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय धातु कर्मी पुरस्कार नेशनल मेटरोलॉजी अवार्ड प्रदान करता है? देखिए मेट्रोलॉजी संबंधित है इस बात से, ठीक है। गृह मंत्रालय देगा नहीं, विद्युत मंत्रालय नहीं देगा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हो सकता है देवे, लेकिन इस्पात मंत्रालय के आ जाने के बाद, मतलब ऐसा ऑप्शन दिख जाने के बाद आप श्योर हो जाते हैं कि इस्पात मंत्रालय ही मेट्रोलॉजी के लिए पुरस्कार देगा। ये न जानने वाले भी सही लगा सकते थे इस तरह से, ठीक है। तो तुक्का मारने का ये एक तरीका है कि आप पहले देखिए क्वेश्चन को किस बारे में पूछा जा रहा है, तो पूछ रहा है मेट्रोलॉजी के लिए पुरस्कार, मार दोगे विद्युत, तो गलती होना निश्चित है। तो जब आपको आइडिया ना लगता रहे बिल्कुल ये क्या पूछ रहा है, तो ये हमको भी पता नहीं था कि मेट्रोलॉजी अवार्ड कौन देगा, लेकिन हमको देखने से पता लग रहा है कि इस्पात मंत्रालय देगा, दूसरा कोई के पास ऑप्शन ही नहीं है। पढ़ते हैं आगे। विश्व के किस देश में पहले सुई मुक्त श्वसन आधारित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है? ऐसा करने वाला चीन है। कौन है? चीन ने सुई मुक्त श्वसन आधारित कोविड-19 वैक्सीन तैयार कर लिया है। सीधे सांस लो, वैक्सीन आपके अंदर, देख रहे हो। हम लोग के यहाँ से भोंका गया दो बार, एगो फर्स्ट डोज लो, एगो सेकंड डोज लो, वो बोला नाक में सूंघ लो, काम खत्म। बीमारियों वही फैलाया था, समाधानों निकालिया, नाक में सूंघो, काम खत्म। एक्चुअली जानते हो दिक्कत क्या था? इतना ना जनसंख्या हो गया था उसके पास ना, कम करने का कुछ उपाय ढूंढने के चक्कर में वो सबका जान ले लिया। कर कुछ रहा होगा ऐसे ही कि हमारी जनसंख्या कैसे कम हो, कैसे मारा जाए लोगों को। कलकत्ता और आगरा के बीच में टेलीग्राफ लाइन कब शुरू हुई थी? तो 1853 में। कब शुरू हुई? 1853 में पहली बार कलकत्ता और आगरा के बीच में टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी। 1853 में ही 16 तारीख को, 16 अप्रैल रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी मुंबई से ठाणे के बीच में, ठीक है। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था ये आपको कमेंट में बताना होगा, क्योंकि रेल, डाक, तार ये सब उसी के दिन है। सिंगल ऐसा था जो भारत के बारे में शायद अच्छा सोचता था, उसने इन सबकी चीजों की शुरुआत की। रेल का भी, डाक का भी, तार का भी, सब एक ही आदमी किया था। आप नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। देखें आप लोग भी कितना पढ़ते हैं, और ना पता हो तो खोजो, गूगल से पूछो कि चचा रेल, डाक, तार की शुरुआत कौन किया, और लिखो। लिखने से आपके अंदर क्षमता जो होती है ना वो काफी बढ़ती है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां था? सैन फ्रांसिस्को। कहां था? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहां है? अमेरिका चल जाओ। देखो हुआ क्या, 1913 में एक घटना और हुई थी। कामागाटू, क्या नाम था उस जहाज का? कामागाटू मारो ऐसे कुछ करके एक जहाज था, उसका कहानी मैं आगे बताऊंगा। इसमें क्या हुआ था कि गदर पार्टी का स्थापना किया था लाला हरदयाल ने। किसने? लाला हरदयाल ने, सैन फ्रांसिस्को में। इतना याद रखिए, बाकी चीजें मैं उस दिन बता दूंगा आपको। एनु जनजाति कहां पाई जाती है? एनु जनजाति आपको मिल जाएगी जापान में। कहां मिलेगी? जापान में। अच्छा, पाकिस्तान को एक हमने नाम बताया था उस दिन, सबसे अधिक नहरों का देश यदि कोई पूछा जाए तो पाकिस्तान होता है। और सबसे अधिक झीलों का देश हमने एक दिन बताया था आपको कि सबसे अधिक झीलों का जो देश है उसकी जो राष्ट्रपति है बहुत खूबसूरत है। अरे उसको देखने के लिए कम से कम गूगल से पूछ लो कि कौन है सबसे अधिक झीलों वाला देश, और हमें आंसर करके बताओ, ठीक है। सबसे अधिक झीलों वाला देश किसको कहते हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।